एवरीवन, मैं युद्धवीर लाइव लेसन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर स्थापित खिलजी वंश की। इससे पहले हमने गुलाम वंश पढ़ लिया है। गुलाम वंश के बारे में आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 में। और खिलजी वंश कौन से ईयर तक चलता है? 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश की शासनकाल रहा। और इससे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन स्थापित करता है। ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कह देते हैं या जलालुद्दीन खिलजी कहलाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी केकुबाद और कैमूर्स जो गुलाम वंश के शासक थे, उनके यहाँ आरिजे मामुलिक की पोस्ट पर थे। आरिजे मामुलिक की पोस्ट पर थे। किसके यहाँ? केकुबाद के यहाँ भी रहे हैं और गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स के यहाँ भी रहे हैं। आरिजे ममालिक। जलालुद्दीन खिलजी ने जब गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या की, तभी से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश खिलजी वंश स्थापित हो जाता है। पूछेगा खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। किसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है 1290 में और शासनकाल चलता है 1296 तक। इसकी एज काफी थी। कहते हैं कि बस जलालुद्दीन बूढ़ा था। ठीक है। तब शासक बना जब ये बूढ़ा था। कैमूर्स की हत्या करके जब इसने खिलजी वंश की स्थापना की, इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति कब हुई? 1290 में। खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं इसे? ध्यान से सुनना। जब बलबन राजा था और उसके वंशज राजा थे, तब प्रथा चलती थी अमीरों की। किसका प्रभाव होता था सत्ता में? अमीरों का। और रक्त की शुद्धता जैसी पद्धति चलती थी। और आपको पता भी है, बलबन गरीबों से नफरत करता था। बलबन कहता था कि अगर मैं किसी गरीब को देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। मतलब क्या है? किसी भी नीची जाति को कैमूर्स, बलबन, ये तुर्क अमीर ये शासन करते देखना नहीं चाहते थे, ऊंचे पदों पर देखना नहीं चाहते थे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने उस वंश का सफाया किया, समाप्त किया और एक खिलजी क्रांति के तहत खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब नीची जाति के लोग भी शासन करेंगे। ये नीची जाति के ही थे। ठीक है। शासन कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये दिमाग में बैठ जाती है मेरे पे कि गरीब तो कुछ नहीं होता। अरे भाई, गरीब जनता ही इस देश में स्थापित है। इस देश की सरकार ही गरीबों से चलती है। आई बात समझ में? गरीब, एक एक गरीब की कीमत है जानकर की। ठीक है। खिलजी क्रांति के तहत खिलजी वंश की स्थापना की। और एक बात और सुनिए, केकुबाद ने
जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। केकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है एके, अलाउद्दीन खिलजी। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। सत्ता का मोह उससे बड़ा किसी को नहीं था, उससे ज्यादा मोह सत्ता का किसी को नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी की वेट करता रहता है कि जलालुद्दीन खिलजी कब मरे और मैं शासक बन जाऊं। लेकिन बुढ़ापे में जलालुद्दीन खिलजी के पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, फिर भी सोच रहा कि मटर चिकन खाऊं और शासन करता रहूं। मतलब बूढ़ा हो रहा, इसका भी शासन चलता जा रहा। ये अलाउद्दीन खिलजी वेट कर रहा है समाप्त हो जा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पर्सन और है। जलालुद्दीन खिलजी भारत का पहला, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1294 में हुआ था और यह आक्रमण चला था 1296 तक। अंतिम आक्रमण था इसका देवगिरी पर। अंतिम आक्रमण कहां था? देवगिरी पर, और ये आक्रमण 1296 में हुआ था। देवगिरी में इसने आक्रमण करने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी इस देवगिरी को लूटने के लिए जाते हैं। मैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए लिख रहा हूं ए के, पर्सन आएगा। देवगिरी को लूटने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? आंसर आएगा ए के, अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी है कहां? तो याद रखना, देवगिरी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं। यादव थे यहाँ पर, शासन किनका चल रहा था? यादव का, यादव वंश का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खिलजी वंश में कैसे अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। खिलजी शुरू से ही जलालुद्दीन खिलजी को समाप्त करना चाहता था, लेकिन इसे चांस नहीं मिल रहा था कि अपने आप को साबित कैसे करूं और मैं सभी पर जो इनके अधिकारी हैं वे मेरी बात कैसे मानेंगे, सैनिक कैसे मेरे जो आदेश है उसका पालन करेंगे, उसके लिए साबित करना पड़ता है। एक बार की बात है, जब मंगोल आक्रमण हुआ इन पर, तो सभी सैनिकों ने, सभी जो सेनापति थे जलालुद्दीन खिलजी के, सभी ने मना कर दिया कि हम मंगोलों से नहीं लड़ सकते, मंगोलों की शक्ति ज्यादा है। इसी टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने आगे आकर स्वयं कि मैं जाऊंगा मंगोलों से लड़ने के लिए। सही मायने में ये बात सच है। कर्तव्य दिखाने का तभी मजा है जब सब दुनिया, सारी दुनिया मना कर रही हो इस काम को करने के लिए। ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर किया। सभी मना कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया। और आपने मूवी में भी देखा होगा, जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि हमें खोखले वादे नहीं चाहिए, कब ऐसा ना हो कि आपके वादे आपको दफन कर दें। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर मुस्कुराया और मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए चला गया। अलाउद्दीन खिलजी उस विजय अभियान में या उस युद्ध अभियान में जीत जाता है और जलालुद्दीन खिलजी के मतलब
चहेता बन जाता है। लेकिन भाई साहब दादाजी अभी शासन नहीं छोड़ना चाह रहे, इसलिए देवगिरी पर जब इन्होंने आक्रमण किया, कब की बात है, 1296 की। 1296 में देवगिरी में अलाउद्दीन खिलजी रुक जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को देवगिरी में ही बुलाता है कि मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। कहां पर की थी, देवगिरी में। देवगिरी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी स्वयं शासक बनता है और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही रंगीन मिजाज आदमी, जिस उद्देश्य से खिलजी वंश की स्थापना की थी वो उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी के बनते ही, शासक बनते ही वो समाप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बनता है, जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। हत्या कब हुई है, 1296 में, और इसका थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड है, 1296 से 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी को अगर प्रश्न आए अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, तो आंसर देना, इसका मूल नाम था गुरसप्पा या गुरसुप्पा भी कह देते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ये नाम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने सुल्तान बनते ही अपना नाम अलाउद्दीन खिलजी रखा था। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और शासक बनते ही यहाँ पर दो नए टैक्स लगाता है। एक का नाम है घराई और एक का नाम है चराई। घराई टैक्स और चराई टैक्स दिल्ली सल्तनत पर किसने लागू की थे, आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। घराई टैक्स क्या होता था, घर रहने पर टैक्स लगता था, और चराई टैक्स बाहर घूमने पे टैक्स नहीं लगता था। चराई का मतलब है पशु चराने पर टैक्स लगता था। ठीक है, आई बात समझ में, घराई और चराई टैक्स, इसका मतलब यह है कि घर का टैक्स, घर पर टैक्स लगता था और पशु चराने पर टैक्स लगता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स पहले लिया जाता था वो नियत कर दिया था। टैक्स लगेगा 50%। टैक्स कितना कर दिया था, 50%। क्यों किया था, ध्यान सुनना। ये 50% भी उस टाइम पर कम था। क्या होता था कि जब दूसरे बंदे टैक्स देते हैं, उनके लिए निर्धारित था इससे पहले कि 1000 रुपये टैक्स देने ही देने हैं आपको। मान लिया अगर किसी की जो आमदनी है वो 20,000 रुपये है, वो 1000 रुपये टैक्स दे देगा आराम से। लेकिन किसी की आमदनी अगर 1000 रुपये ही है, वो 1000 रुपये टैक्स देगा, जितना कमाया उसने वो टैक्स दे देगा। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी कमाई केवल 600 रुपये ही है और उसे किसी और से लेकर वो टैक्स देना पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैक्स निर्धारित किया, आमदनी का 50% टैक्स देना है। जैसा आपकी आमदनी 300 रुपये है
तो 150 दीजिए, 600 रुपए है तो 300 दीजिए, ऐसे उसे रिफॉर्म कर दिया। इसे बोलते हैं मार्केट कंट्रोल, मतलब बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण दिल्ली सल्तनत पर किसने लागू किया था? बाजार नियंत्रण या मार्केट कंट्रोल की पद्धति किसने लागू की थी? आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके काम और भी हैं। इसने अस्थाई सेना रखी थी। सबसे पहले अस्थाई सेना, अस्थाई सेना, और फिर सैनिकों का हुलिया, सैनिकों का हुलिया निर्धारित करा था। हुलिया मतलब पोशाक। ठीक है, अस्थाई सेना निर्धारित कर दी। पहले क्या होता था कि जब युद्ध होगा तभी सेना चलेगी, ठीक है, तभी सेना भर्ती की जाएगी। जवान बूढ़े सब बच्चों को सब सेना में ले जाते थे, ठीक है। लेकिन इसने अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। सैनिकों की भर्ती होगी, हर साल होगी, और मेरे सेना जो सेना सैनिक जो है ना अस्थाई सैलरी लेंगे और अस्थाई तौर पर रहेंगे। सीधा सीधी बात ये। देखो, इसके बाद हुलिया निर्धारित किया, सैनिकों की ड्रेस निर्धारित करी कि मेरे सैनिकों के ये कपड़े होंगे। पहले ऐसा होता था, कोई हुलिया नहीं था सैनिकों का। अगर सैनिक हमारा ही है और पता ही नहीं लग रहा उसके कपड़ों से, या कैसे भी पता नहीं लग रहा, जानते ही नहीं है कि ये सैनिक किसका है, पता लगा अपने सैनिक पर गोली चला दी या तलवार चला दी, ठीक है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए हुलिया निर्धारित किया था कि जिससे अपने सैनिकों की पहचान हो सके और एक दूसरे को अपने सैनिक ना मारे। हुलिया निर्धारित कर दिया, अस्थाई सेना ने बनाई। एक सैनिकों को वेतन देना शुरू किया था, सैनिकों को सैलरी देनी शुरू की थी, सैनिकों को वेतन देना शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक और बात इसमें याद रखना, एक इसने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। इसमें ये भी कुछ हुलिया जैसा ही है, हुलिया जैसा, जैसे पहचान करने के लिए हुलिया निर्धारित किया था, ऐसे ही घोड़े की, अपने घोड़े का पहचान करने के लिए इसने दागने, घोड़े को दागने की प्रथा चलाई। चलिए अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है क्या नहीं। इसके बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जो ये लिखा है सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो ये हमने सामने लिखे हैं। बाजार नियंत्रण पद्धति किसकी थी, घोड़े को दागने की पद्धति किसकी थी, सैनिकों की अस्थाई सेना भर्ती, सैनिकों को वेतन, हुलिया पद्धति किसने लागू की थी, ठीक है। बात करेंगे आगे। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय अभियान पर जाता है। कब जाता है? 1299 में। अब इसके युद्ध देखते हैं, कौन कौन से युद्ध इसने लड़े, ठीक है। 1299 में गुजरात इसने जीत लिया था। कब जीता था? 1299 में। दिल्ली सल्तनत का गुजरात कब प्रांत बना था? दिल्ली सल्तनत में गुजरात कब शामिल हुआ था? आंसर आएगा 1299 में, ठीक है। गुजरात में हमने पहले बोला था अलाउद्दीन खिलजी रंगीन मिजाज का व्यक्ति है। क्यों रंगीन मिजाज का व्यक्ति है अब बताएंगे। इसकी पूरी फैमिली रंगीन मिजाज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो देखते हैं। गुजरात विजय जब की इसने, तब उस समय
पति था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह मंगोली, सॉरी मंगोली, मोहम्मद शाह मंगोली इसका सेनापति था। गुजरात विजय अभियान के दौरान एक बेगम है जिसे बोलते हैं चमना बेगम, ठीक है। गुजरात विजय अभियान के दौरान इसे ये चमना बेगम मिल जाती है, और पता नहीं कितनी बेगम है, बहुत सारी हैं, लेकिन एक चमना बेगम जो है ये कब मिलती है इसे 1299 ईस्वी। चमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जब नजर चमना बेगम पर पड़ती है तो मोहम्मद शाह रंगीला अपने कदम पीछे डाल लेता है। चमना बेगम भी सोचती है कि मैं भी रानी बनकर रहूंगी दिल्ली में, तो अलाउद्दीन खिलजी चमना बेगम को अपने साथ ले जाता है। चमना बेगम भी साथ साथ चली जाती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जब ये दिल्ली चली गई, दिल्ली जाकर देखती है कि पहले ही बहुत सारी इसकी वाइफ लाइन लगी बैठी है, इतनी बहुत सारी, जिससे भी पूछो इंट्रोडक्शन में यही आ रहा है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी हूँ। अगली से पूछा चमना बेगम ने, मैं भी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी हूँ। बहुत सारी पत्नी है, 3 दिन हो गए इंट्रोडक्शन होते होते, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी खत्म नहीं हो रही। 3 दिन बाद चमना बेगम सोचती है कि हाय ये क्या कर दिया मैंने भैया, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ से, कि भाई इससे बढ़िया तो मोहम्मद शाह मंगोली ही था कि कम से कम टाइम पर घर आ तो जाता। इसका तो पता ही नहीं कितने दिन बाद नंबर आएगा उससे मिलने का, ठीक है। इसके बाद चमना बेगम मोहम्मद शाह मंगोली का पता लगाती है और मोहम्मद शाह मंगोली के साथ चली जाती है। मोहम्मद शाह मंगोली और चमना बेगम दोनों चले गए दिल्ली सल्तनत या दिल्ली महल से, ठीक है। चमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली, अगले दिन क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की जो अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ है उनकी सबकी अटेंडेंस होती है। अगले दिन पता लगा एक बेगम अब्सेंट है, नाम है चमना बेगम, ठीक है। और इधर एक सेनापति अब्सेंट है, नाम है मोहम्मद शाह मंगोली। दोनों बाद में यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई दोनों पहले भी पसंद करते थे एक दूसरे को, अब ये दोनों चले ही गए होंगे, ठीक है। लेकिन जाएंगे कहां, कौन देगा शरण इन्हें, ध्यान से सुनना। बेगम चमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली को शरण किसने दी थी, जिसके भी यहाँ जा वही जब भी इंट्रोडक्शन दे रहे कि भाई हमें यहाँ रख लो कुछ दिन के लिए, राजा को बताया कि हम कहाँ से आए, अलाउद्दीन खिलजी से, ये अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ से, ये कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ है। तभी हाथ जोड़ के राजा पहले ही मना कर देते थे, जाइए यहाँ से, हमें अलाउद्दीन खिलजी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, ठीक है। एक व्यक्ति है जो इन्हें शरण देता है, व्यक्ति है रणथंभौर का राजा, रणथंभौर का राजा, रणथंभौर का राजस्थान, रणथंभौर का राजा इन्हें शरण देता है, नाम है हमीर देव, नाम सुना होगा पहले भी, हमीर देव की हट, ठीक है। हमीर देव एक ऐसा व्यक्ति है जो हट करके बैठ गया तो वही सही है, चाहे गलत भी हो
इसकी हट फेमस रहती थी। हट मतलब जिद, ठीक है। दोनों इसके यहाँ जाते हैं और हमीर देव और खिलजी वंश की पहले से दुश्मनी चलती होती है। हमीर देव कहता है कि मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, अगर कोई यहाँ पर आएगा तो हमारा राज्य आपको सुरक्षित रखने में कामयाब रहेगा या सुरक्षित रखेगा, ये हमारा धर्म है, ठीक है। हमीर देव इनके संरक्षण के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमीर देव के यहाँ पता, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पता लगता है कि हमीर देव के यहाँ दोनों छिपे बैठे हैं, जमुना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव को पत्र लिखता है कि भाई ये मेरे दुश्मन है, दोनों को मेरे यहाँ भेज दे। हमीर देव कहता है कि दम है तो यहीं आकर ले जा भाई, ले जाने दो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ये रणथंभौर का किला राजस्थान के सबसे सुरक्षित किलों में माना जाता है। इस पर पहले इसके पिताजी, इसके चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी ने भी अटैक किया था, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, 26 महीने तक लगातार अटैक करता रहा। चारों तरफ से किला घेर रखा है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमीर देव शासक हट करके बैठ गया कि मैं इन्हें नहीं दूंगा, और चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी ने घेर रखा है, फिर भी नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि ये किला सुरक्षित है, नहीं मार सकते इसे, नहीं जा सकते इसके अंदर, कितना भी बड़ा हथियार लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी इसके अंदर नहीं जा सकता। फिर 26 महीने बाद अलाउद्दीन खिलजी तुर्क नीति का प्रयोग करता है और इसके जो यहाँ पर सेनापति हैं रतिपाल को अपने पक्ष में ले लेता है। हमीर देव के सेनापति हैं रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल को कह रहा भाई ये तो तुम अभी मरवाएगा और हम भी इतने दिन से हो गए, खाया पिया है नहीं कुछ, यहाँ बैठे। रतिपाल इसके पक्ष में हो जाता है। रतिपाल को ये लालच देता है कि मैं तुम्हें रणथंभौर का किला सौंप कर जाऊंगा, तुझे राजा बना दूंगा यहाँ का, लेकिन मुझे ये विजय चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर रतिपाल ने जो इसका मुख्य द्वार था वो खोल दिया था। रणथंभौर किले का मुख्य द्वार रतिपाल ने खोल दिया और अलाउद्दीन खिलजी इस किले में एंटर हो जाता है। फिर जाकर सबसे पहले हमीर देव की हत्या करता है। फिर जमुना बेगम खत्म, फिर मोहम्मद शाह मंगोली खत्म, सारे खत्म कर दिए अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर रतिपाल आया अलाउद्दीन खिलजी के पास कि अब बना दो जी शासक रणथंभौर का। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं विश्वासघातियों को कभी बख्शता नहीं, पहले दुश्मनों को बाद में खत्म करना चाहिए, सबसे पहले विश्वासघातियों को खत्म करना चाहिए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को भी समाप्त कर दिया था, बन गया शासक रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने जमुना बेगम, मोहम्मद शाह मंगोली और रतिपाल हमीर देव की हत्या की थी रणथंभौर किले में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम कल करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक और टॉपिक है रानी पद्मिनी का, पद्मावती के बारे में, जिसके पति थे राजा रतन सेन, ठीक है, उसके बारे में।